S. Chand presents educational video lectures as per the UGC curriculum. Absolutely free. Difficult science concepts made easy. Study anywhere, anytime. क्या आपने कभी कोई बोटेनिकल गार्डन विजिट किया है? हैव यू एवर सीन एनी बोटेनिकल गार्डन? अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो यहाँ पर एक मेट्रो स्टेशन का नाम भी बोटेनिकल गार्डन के नाम पर है। अगर आप कोलकाता में हैं तो वहाँ तो इंडिया का सबसे पुराना और सबसे फेमस बोटेनिकल गार्डन है, और अगर आप उत्तराखंड में हैं तो वहाँ पर देहरादून में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ऐसे बहुत सारे बोटेनिकल गार्डन सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया में बहुत जगह हैं। आखिर इनसे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, इनमें क्या जानकारी इकट्ठी की जाती है, या फिर ये सिर्फ टूरिस्ट प्लेसेस ही हैं? Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya and we'll be discussing about all these things, particularly herbarium, which is the storage form of the plant and its parts, ताकि हम स्टडी को और आसान बना सकें, प्लांट की टेक्सोनॉमी को और आसान बना सकें। उसी चीज़ के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया गया है। अगर आप इन टॉपिक्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज़ ऑफ दिस बुक्स, यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड लिंक फॉर ई बुक्स। तो आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन हर्बेरियम के ऊपर। तो ये हर्बेरियम जो है, दिस इज़ एक्चुअली एन आर्ट। ये साइंस के साथ साथ एक आर्ट भी है, और एक तरह से ये प्रिजर्वेशन का सिस्टम है जिसमें आप प्लांट्स, उनके पार्ट्स, उनकी लीव्स, इन सब चीज़ों को एक लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, और प्रिजर्व करने के साथ साथ उनको स्टडी भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हर्बेरियम कैसे बनाया जाता है, हर्बेरियम के क्या एडवांटेजेस हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम को डिफाइन कैसे किया जाता है। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट व्हाट हर्बेरियम इज़। हर्बेरियम क्या होता है? इसको सिंगल हर्बेरियम है तो उसको हर्बेरिया कहा जाता है। इट इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंट्स एंड एसोसिएटेड डेटा यूज्ड फॉर साइंटिफिक स्टडी। तो सिर्फ स्टोर कर लेना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ उस सैंपल से या स्पेसिमेन के साथ जो भी एसोसिएटेड डेटा है, वो कौन सा डेटा है उसकी हम बात करेंगे, लेकिन उस एसोसिएटेड डेटा को साथ में रखकर अगर आप एक कलेक्शन तैयार करते हैं तो उस कलेक्शन को ही बेसिकली हर्बेरियम कहा जाता है। Some of the earliest people, like if you talk about Fosberg and Sachet, they defined herbarium and they stated about herbarium that it is a great filing system for information about plants, both primary in the life forms and actual specimens, as well as secondary in the forms, that is published information, pictures and notes. तो इन्होंने इस डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड किया और इन्होंने कहा कि हर्बेरियम सिर्फ प्लांट और उनके पार्ट्स को ही इकट्ठा करना ही नहीं है, बल्कि अगर प्लांट के पिक्चर्स या उनसे रिलेटेड कुछ सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो लिटरेचर में अवेलेबल है उसको भी इकट्ठा करना, उसको भी गैदर करना और सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करना, उसको भी हर्बेरियम कहा जा सकता है। एक्चुअली हर्बेरियम की शुरुआत जो हुई, हर्बेरियम का जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहले जो आप यहाँ पर पिक्चर देख रहे हैं, इन साइंटिस्ट ने डेवलप किया था। ये एक इटालियन टेक्सोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था लूका गिनी। सो लूका गिनी ने 1490 से 1556 के बीच में, दैट सेंचुरी ओल्ड थिंग, सेवरल सेंचुरीज ओल्ड थिंग, तब इन्होंने पहली बार हर्बेरियम की आर्ट को आगे बढ़ाया था, उसको पायोनियर किया था। बट एक्चुअली द वर्ड हर्बेरियम वॉज नॉट यूज्ड बाय देम। हर्बेरियम का जो पहली बार यूज़ हुआ था दैट वॉज डन बाय कैरोलस लिनियस। इनके बारे में तो हम आगे भी एक पूरे वीडियो में बात करेंगे। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया और इन्होंने पूरी बॉटनी की फाउंडेशन भी रखी थी। सो वी विल टॉक मोर अबाउट कैरोलस लिनियस इन कमिंग वीडियोज़। And there were some also particularly rules for designing and developing the herbaria. इनके लिए कुछ rules भी define किए गए थे। Early days when there were no computers, technology was not there, so most of the data was collected in the physical form, in the sheets of paper. उस पर collect किया जाता था, and the pattern of sheets, where a sample has to be pasted, where details have to be written, everything was well defined and well documented. तो initial days में जो sheets define की गई थी herbarium बनाने के लिए, they were somewhere in the size of 29 to 41 centimeters. Although this information is now redundant, but yes, we can still buy those sheets, we can still get those sheets during our curriculum. जब हम बॉटनी पढ़ते हैं तो हर्बेरियम बनाना एक important part होता है। Many of you would have already done it, या फिर आप शायद आने वाले सेमेस्टर्स में या प्रैक्टिकल पार्ट में इसको ज़रूर बनाएंगे।
तो ये तो था हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, हर्बेरियम का मीनिंग क्या है, हर्बेरिया कैसे शुरू हुआ। लेकिन अब हम इस बारे में भी बात करते हैं कि आखिर हर्बेरिया बनाने से या उसको स्टैब्लिश करने से क्या फ़ायदे हैं, क्या एम्स हैं उस चीज़ के। सो प्राइमरीली द एम ऑफ हर्बेरियम इज़ नॉट टू जस्ट मेक अ कलेक्शन, सिर्फ एक हॉबी की तरह कलेक्ट करना ही नहीं, बट सिंस इट हैज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन सो इट इज़ यूजफुल फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस प्लांट्स। अलग अलग प्लांट्स की स्टडी करने के लिए जो कि साइंटिफिक आउटकम्स को कंट्रीब्यूट करेगा। लाइक टेक्सोनॉमी इज़ वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग दैट अलाउज इन बोथ वे। साइंटिफिक स्टडीज़ जो है टेक्सोनॉमी की, वो हर्बेरियम को ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करती हैं, और हर्बेरियम को ऑर्गेनाइज करने से भी टेक्सोनॉमी की स्टडीज़ का इन्वेंशन हुआ है। एंड दिस इज़ ऑल्सो टू प्रिजर्व कैटलॉग ऑफ सीड्स एंड ड्राइड हर्बेरियम प्लांट्स। तो मे बी कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो पहले हुआ करते थे, अब वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं या कुछ उनमें से एक्सटिंक्ट भी हो चुके हैं। तो एक प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी भी है कि आने वाले टाइम में अगर सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो जाएं या बहुत सारे प्लांट एक्सटिंक्ट हो जाएं तो एक रिकॉर्ड जो है, फिजिकल रिकॉर्ड, वो अवेलेबल रहेगा। दैट इज़ ऑल्सो येट अनदर एम ऑफ क्रिएटिंग हर्बेरिया। Then to maintain plant on the edge of extinction, the same thing that I already mentioned, to inform students and public about these plants. I mean, everybody doesn't study botany. हर कोई बॉटनी नहीं पढ़ रहा होता है, हर कोई बॉटनी का स्टूडेंट या स्कॉलर नहीं होता है, बट स्टिल वी नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ प्लांट्स। अब ऐसा तो नहीं है ना कि कोई लॉ पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता कि शुगर केन कैसा दिखता है या जो आप चावल खाते हैं वो किस तरह के प्लांट में आते हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ जनरल नॉलेज, and therefore creation of herbaria, creation of botanical gardens are also for those people, उन लोगों के लिए भी हैं जो अपनी general awareness, general knowledge को improve करना चाहते हैं, because you can get that at one place. अब ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन जो एक जनरल अवेयरनेस लेना चाहता है प्लांट्स के बारे में, वो हर जगह जाके विजिट करेगा, हर एक तरह के प्लांट को देखेगा। लेकिन अगर हाँ एक टूरिज्म पर्पज़ के लिए भी बॉटेनिकल गार्डन वो विजिट करें तो वहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है। सो दिस इज एट अनदर एम। Then to inform the effect of global warming on ecosystem, I mean we know that environment is changing, we know there are lot of influences of carbon dioxide emission, there is global warming and और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस तरह के हर्बेरिया क्रिएट करके, बोटेनिकल गार्डन्स क्रिएट करके लोग इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस भी उस लोकलाइज्ड इकोसिस्टम पर देख पाते हैं। दैट इज़ येट अनदर एम ऑफ हर्बेरिया। तो ये हमने बेसिक एम्स देखे, हर्बेरिया क्रिएट करने के ऑब्जेक्टिव्स और एम्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमने बात की। अब अगर हम पर्पस की बात करें पर्टिकुलरली, विच ऑल्सो इंक्लूड द एम के साथ ही वो चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ एम्स, यू कैन से। So it serves as a source for collection of biodiversity. Most estimates of global biodiversity are today based on herbarium collection. आप इस बात को जानकर हैरान होंगे कि जो बड़े बड़े हर्बेरिया हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब दुनिया के सबसे बड़े हर्बेरिया, उनमें कई लाख प्लांट्स के बारे में जानकारी अवेलेबल है, उनके स्पेसिमेंस रखे हुए हैं। तो किसी भी क्राइसिस सिचुएशन में, किसी भी स्टडी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए दिस इज़ अ सिंगल स्टॉप where a researcher or a scholar or a student can go and they can find physical evidences or actual specimens. वो actual specimens वहाँ पर देख सकते हैं। And there is a plenty of difference, you know, seeing something in a picture, किसी चीज़ को पिक्चर में देख लेना और उसको physically देख लेना, you can have much more deeper knowledge and much more information or much more insight when you see those specimens in physical forms. Then herbarium also aids in the biodiversity monitoring by carrying out this, the security of herbarium collection to obtain quantitative baseline data on the distribution and abundance of keystone species which are essential for monitoring programs. So this might look little lengthy line for you, but the essence of this whole objective is पूरी बात का essence ये है, हर्बेरिया में मेंटेन जो प्लांट्स हैं वो रेगुलरली अपडेट भी होते हैं। यानी कि इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से किसी चीज़ की बायोडाइवर्सिटी कितनी इन्फ्लुएंस हुई, कौन से प्लांट कहाँ पर मिलते हैं, क्या वो आज भी वहीं मिलते हैं जहाँ 100 साल पहले मिला करते थे। तो ये सारी बातें इकोसिस्टम और इकोलॉजी को समझने में भी मदद करती हैं। बिकॉज आज जो एग्रीकल्चरल लैंड है, हो सकता है कि बहुत पहले वो फॉरेस्ट एरिया रहा हो, तो अगर किसी ने वहाँ पर किसी प्लांट की लीफ या कोई कंपोनेंट हर्बेरिया में डिपॉजिट किया होगा और वहाँ पर स्पेसिमेन में डिटेल लिखे होंगे कि दिस प्लांट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, और आज आप अगर वहाँ जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर क्रॉप्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो एक हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी।
आप उसी एविडेंस के बेसिस पर ये प्रूव कर पाएंगे या ये समझ पाएंगे कि कभी वहाँ पर जंगल हुआ करते थे, कभी वहाँ पर इस तरह के पेड़ हुआ करते थे जो आज एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट हो गए। तो ये भी एक बहुत प्राइम ऑब्जेक्टिव है हर्बेरिया का। Then it serves as a repository for voucher specimens in which varieties of botanical research have been carried out. बहुत सारी ऐसी varieties भी होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो रिसर्च के लिए लगातार काम में आती हैं। जैसे आपको किसी पर्टिकुलर प्लांट के सीड चाहिए या उसके फ्लावर्स चाहिए जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है, आपके एरिया में नहीं मिल रहा है, यू कैन कॉन्टैक्ट द नियरेस्ट हर्बेरिया, यू कैन कॉन्टैक्ट नियरेस्ट बोटेनिकल गार्डन, जहाँ से आप वो जानकारी, वो सीड्स या वो कंपोनेंट ले सकते हैं और उस पर अपने आगे की रिसर्च कर सकते हैं। And it also aids in assessment of conservation status, as I mentioned, environment का effect और उसमें conservation strategies क्या follow करनी है, वो कितना अभी उसकी कितनी varieties available हैं, कितनी amount में वो present है कहाँ पर। तो conservation strategies और जो policy makers हैं, government के जो policy makers हैं, environment के जो policy makers हैं, उन सब को भी हर्बेरिया से consult करना पड़ता है उन सब varieties और species के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए। तो अभी तक हमने हर्बेरिया के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, ये देखा कि हर्बेरिया क्या होता है और उसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन इसका एक्चुअल पार्ट, जैसे कि हर्बेरिया कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में अभी हम और डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। Hello everyone, I am Dr. Seema Thakran. In semester 1, we covered limit and continuity, differentiability, asymptotes, tangents and normals, curve tracing. Now in semester 2, I will be covering differential equations and partial differential equations. There are number of differential equations. So we'll be learning how to find solutions for particular differential equations. Then we'll come to partial differential equations. And this topic is very important. If we see the applications, real life applications of this differential equation and partial differential equations, one of the applications are like circuits. We have any circuit we can write in a form of a differential equation and then we can solve the circuit. Then Newton's law of cooling is completely based on differential equations. Then coming to heat flow, that is also completely based on differential equations. Stay connected with S Chand Academy. Don't forget to share, like and subscribe S Chand Academy, and don't forget to press the bell icon also for the future updates. Thank you. वेलकम बैक टू एस चांद अकेडमी। ब्रेक से पहले हमने हर्बेरिया के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन देखा, एक जनरल जानकारी हमने देखी कि उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट क्या था। अब हम बात करते हैं कि आखिर हर्बेरिया कैसे बनाते हैं। तो देखिए, हर्बेरिया का स्केल अलग अलग हो सकता है। आप अपने घर में एज अ हॉबी हर्बेरिया तैयार कर सकते हैं, या फिर एक वो नेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी फैसिलिटी की तरह डेवलप की जा सकती है, या ग्लोबल लेवल पर पूरे दुनिया भर के बॉटनिस्ट के यूज़ के लिए तैयार की जा सकती है। तो स्केल अलग अलग हो सकता है, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, इन सब की ज़रूरत अलग अलग हो सकती है। लेकिन मैं पहले बात करूँगा कि आप एज अ स्टूडेंट कैसे अपना खुद का हर्बेरिया क्रिएट कर सकते हैं। तो इट्स क्वाइट सिंपल। इन फैक्ट देर आर स्पेसिफिक डिवाइसेस, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो हर्बेरिया बनाने में मदद करती हैं। एक स्पेशल टाइप की प्रेस, क्योंकि आप देखिए कि किसी प्लांट से अगर आप लीफ तोड़ेंगे या उसका कोई पार्ट तोड़ेंगे तो वो 3 डायमेंशनल होता है, एंड आप उसको स्टिक कर देंगे तो 2-3 चैलेंजेस आएंगे। एक चैलेंज, आपने अगर ग्रीन लीफ तोड़कर किसी पेपर पे चिपका दी तो कुछ दिन बाद क्या होगा, उसमें से मॉइस्चर चला जाएगा, वो ड्राई होने लगेगी, तो हो सकता है कि वो श्रिंक हो जाए, वो ब्रेक हो जाए, और फिर वो अनइवन होने की वजह से आप उसको एक शीट के फॉर्म में प्रॉपरली रख भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उस पूरे प्लांट को या प्लांट के पार्ट को डेसिकेट कर दिया जाए, मॉइस्चर फ्री कर दिया जाए और एक 2 डायमेंशनल फ्लैट शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम प्लांट के किसी पार्ट को एक स्ट्रॉन्ग फ्लैट सरफेस जो कि प्रेशर हो, जिसमें फोर्स लग रहा हो, उसको दबाकर किसी चीज़ के नीचे रख दें। सो ऑल्दो वी कैन हैव दिस काइंड ऑफ स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस, इस तरह की स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस होती हैं जिनमें प्लांट के आप देख रहे हैं दोनों तरफ कई सारे न्यूज़पेपर्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर फिर ब्लॉटिंग पेपर है, उसके ऊपर फिर एक कार्डबोर्ड है दोनों तरफ, और फिर लकड़ी का एक लॉग रखा हुआ है समझ लीजिए, और उसको स्क्रू की मदद से उस पूरी चीज़ को टाइट कर देते हैं। तो ये तो एक
फॉर्मल प्रोफेशनल तरीका है प्लांट को कंप्रेस करके उनको डेसिकेट करने का, उनके अंदर से वाटर कंटेंट रिमूव करने का। लेकिन आप ऐसे घरों में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई हैवी बुक है, एस चांद की बुक ही ले लीजिए, बॉटनी की बुक ऑलरेडी आपकी काफ़ी ज़्यादा पेजेस की है, तो किसी बुक के पेजेस के बीच में आप एक लीफ रख दीजिए और उस लीफ को फिर और थोड़ा उसके ऊपर 2-3 किताबें रख दीजिए एंड लीव इट फॉर सम डेज, कुछ डेज या मे बी लाइक 2 वीक्स, आप 2 हफ्ते तक उसको रख दीजिए। देन यू विल फाइंड दैट द लीफ और दैट प्लांट हैज़ बिकम फ्लैट एंड अ वेरी यूनिफॉर्म, बहुत ही यूनिफॉर्म बन गया है। नाउ इट इज़ रेडी फॉर प्लांटिंग इनटू द शीट, उसको शीट पर लगाने के लिए वो रेडी होता है। सो यू कैन ट्राई दैट एट योर होम, आप खुद भी उसको अपने होम घर पर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ आ जाती है। दिस इज़ आर्ट वर्क। इससे पहले का जो काम था वो हॉबी है, आर्ट वर्क है। लेकिन जब आप किसी सैंपल को कलेक्ट करते हैं तो हर्बेरिया बनाते समय आपको बहुत सारी चीज़ें नोट करनी होती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसके डिटेल्स मेंशन करने होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको लोकेशन बतानी होती है कि आपने वो पार्ट कहाँ से लिया, आपको ये बताना होता है कि वो प्लांट किस टेक्सोनोमिक ग्रुप को बिलोंग करता है, क्या वो एंजियोस्पर्म है, क्या वो जिम्नोस्पर्म है, या फिर वो एल्गी है, या कोई और प्लांट का टाइप है। अगर एंजियोस्पर्म है तो उसमें क्या मोनोकॉट है या डाइकॉट है, यानी कि आपको उसमें एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा। So you have to completely identify that plant and then you have to describe everything. So there can be some simple descriptions. ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल एक हर्बेरिया का पेज है, आप एक वाइट शीट ले सकते हैं, कार्डबोर्ड ड्राइंग शीट्स ले सकते हैं और उन ड्राइंग शीट पर अपना जो स्पेसिमेन है उसको एक पर्टिकुलर पोजीशन में लगा सकते हैं। इफ़ इट इज़ अ लीफ then you can stick it at the center of the page and generally the right lower corner, इस शीट का जो लोअर राइट कॉर्नर है वो स्पेसिफाइड होता है, स्टैंडर्ड तरीका है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है एंड दैट डिस्क्रिप्शन विल इंक्लूड फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। टेक्सोनोमिक पोजीशन आप लिखेंगे कि उसकी पूरी टेक्सोनोमी क्या है, जहाँ से वो सैंपल कलेक्ट किया गया है उसकी लोकेशन लिखेंगे। आजकल तो चीज़ें एडवांस हो गई हैं, आप कैमरे से फ़ोटो लेते हैं तो उसमें जीपीएस कोऑर्डिनेट्स आ सकते हैं, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दोज कोऑर्डिनेट्स। इफ़ यू डोंट एग्जैक्टली नो द नेम ऑफ प्लेस, मान लीजिए कि आप कहीं घूमने गए, ट्रैवल करने गए और रास्ते में आपको कोई यूनिक प्लांट मिला जिसको आप हर्बेरिया में रखना चाहते हैं और आपको आइडिया नहीं है कि वो प्लेस एग्जैक्टली कौन सी जगह है, तो एक ब्रॉडर पार्ट पता होगा कि इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में बायोडाइवर्सिटी अलग अलग हो सकती है, बट आप उस इन्फॉर्मेशन को रखना चाहते हैं कि वहीं पर किस जगह पर मिला, तो आप कोऑर्डिनेट्स यूज़ कर सकते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के कोऑर्डिनेट्स वहाँ पर मेंशन किए जा सकते हैं। साथ ही साथ वो किसने कलेक्ट किया, कलेक्टर का नाम, जिसने उसको कलेक्ट किया वो नाम वहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा डेट और टाइम ये भी आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे चलकर क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मान लीजिए आपने किसी प्लांट का फ्लावर कलेक्ट किया और हर्बेरिया में लगाया, तो कल अगर उस हर्बेरिया को कोई अपने एकेडमिक पर्पज़ के लिए पढ़ रहा है तो उसको ये पता लगेगा कि अगर आपने ये फ्लावर कलेक्ट किया था मार्च के महीने में, इसका मतलब इस प्लांट में मार्च के महीने में फ्लावरिंग होती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारे प्लांट्स के बारे में, ये हर्बेरिया की मदद से इस तरह से ट्रांसमिट की जा सकती है एंड दे देन लेटर ऑन कम टू योर टेक्स्ट बुक्स। आपकी टेक्स्ट बुक में वो जानकारी आती हैं, बट दीज आर एक्चुअल एविडेंसेस, ये एक्चुअल एविडेंसेस हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ये तो आपकी होममेड हर्बेरिया के लिए है, कॉमन हर्बेरिया के लिए है, लेकिन इसके अलावा जो नेशनल और ग्लोबल लेवल पर हर्बेरिया बनाई जाती हैं उनमें और भी डिटेल्स और स्टैंडर्ड तरीके होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रशिया की हर्बेरिया का एक टिपिकल डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है कि उसके डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो यू कैन सी द फैमिली नेम ऑन द टॉप एंड देन यू कैन सी बोटेनिकल नेम ऑफ द प्लांट, प्लांट का बोटेनिकल नेम है, किसने वो दिया था, किस कंट्री में, किस रीजन में वो निकाला गया था, उस रीजन के अंदर भी पर्टिकुलरली कौन सी वैली में। और देखिए यहाँ पर ऑल्टीट्यूड भी लिखा हुआ है, यानी कि उस प्लेस पर अगर पहाड़ है, ऊंचाई है, तो पहाड़ में किस ऊंचाई पर वो प्लांट मिला था, ताकि कल को ये समझ सके कि इस प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन किस लैटिट्यूड से किस लैटिट्यूड तक होता है या किस ऑल्टीट्यूड से किस ऑल्टीट्यूड तक होता है। सो वी हैव altitude mentioned here and then for more specific position, जो मैं आपको बता रहा था कि अभी we have ability to find out the latitude and longitude for the precise location of a specific plant. You can see here 50.27826. So this is a very precise location
वन कैन ईजिली फिगर आउट, आप इनफैक्ट अपने मोबाइल फ़ोन में ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डालकर अभी चेक भी कर सकते हैं कि ये प्लांट रशिया में किस जगह पर मिला होगा. So that is the advantage of this, and then you can see the date, on which date it was collected, किसने कलेक्ट किया और आइडेंटिफायर कौन थे. हो सकता है कि कलेक्ट करने वाला पर्सन इतना स्पेशलाइज्ड ना हो कि वो उसको आइडेंटिफाई कर पाए, तो कलेक्टर के अलावा एक आइडेंटिफायर भी होगा जो उस प्लांट को रिकॉग्नाइज करेगा, उसकी टेक्सोनोमिक पोजीशन बताएगा, एंड देन फाइनली उसको रखने के लिए, क्योंकि हम नेशनल और इंटरनेशनल हर्बेरिया में एक यूनिक आइडेंटिफायर भी देते हैं ताकि उसकी मदद से कभी किसी डेटाबेस में उस प्लांट के बारे में सर्च करना हो तो नाम और बाकी डिटेल ना डालने के बजाय हम उस आईडी की मदद से सर्च कर सकें. तो एक आईडी दी जाती है, एंड देन यू ऑल्सो हैव QR कोड समटाइम्स मेंशन्ड, जिससे कि आप सीधे QR कोड को स्कैन करें और उसके डेटाबेस में एंट्री ले सकते हैं, उसके डेटाबेस को देख सकते हैं. सो दिस इज हाउ अ टिपिकल हर्बेरिया इज मेंटेन्ड. इस तरह से एक टिपिकल हर्बेरिया जो है मेंटेन की जाती है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ हर्बेरिया, हमने पहले भी अभी शुरुआत में भी इस वीडियो में डिस्कशन किया था कि हर्बेरिया कई लेवल पर बनाए जा सकते हैं, जैसे कि नेशनल लेवल पर हर्बेरिया हो सकता है, या फिर रीजनल लेवल पर हो सकता है, या लोकल लेवल पर हो सकता है. तो इनका क्या मीनिंग है? अगर नेशनल लेवल पर हर्बेरिया बनाया जा रहा है, इट डजंट रिलेट डायरेक्टली विद द इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट रिलेट्स विद हाउ एंड फ्रॉम वेयर यू हैव कलेक्टेड द सैम्पल्स. अगर वहाँ पर मिलने वाले प्लांट्स, वहाँ पर मिलने वाले जो प्लांट के पार्ट्स हैं वो पूरे नेशन में जगह जगह से कलेक्ट किए गए हैं, तो वो हर्बेरिया एक नेशनल हर्बेरिया कहलाएगा. देयर कैन ऑल्सो बी अ ग्लोबल हर्बेरिया, बट जनरली नेशन वाइड वेल्थ ही कलेक्ट की जाती है. अलग अलग कंट्रीज़ अपने अपने नेशंस, अपने अपने एरियाज़ की जो वेल्थ है, प्लांट वेल्थ है, उसको कलेक्ट करते हैं. सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर नेशनल हर्बेरिया. बट इफ़ यू जस्ट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन लाइक अ स्टेट और a few states or few districts, then that will be called as regional herbaria. But जो हम अभी बात कर रहे थे कि अपने लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, अगर हम अपने घर के आसपास के जो प्लांट्स हैं या कॉलेज के आसपास के जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स लेकर, उनके पार्ट्स लेकर अगर हम एक हर्बेरिया बनाएंगे, that would be considered as local herbaria. And this classification was known from the early days. Davis and Haywood जो famous botanist थे, उन्होंने ये हर्बेरिया का classification initially दिया था, types दिए थे. So some of the famous हर्बेरिया across the globe अगर हम बात करें, हालांकि सबसे पहला जो हर्बेरिया था जिसका नाम known है, that was at the University of Padua in Italy, which was established 5 centuries ago. 1545 में पहली बार ये हर्बेरिया बनाया गया था. लेकिन जो सबसे फेमस और सबसे बड़ा हर्बेरिया है आज की डेट में, जहाँ से बहुत फेमस बॉटनिस्ट भी आए हैं, दैट इज़ रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इन इंग्लैंड. सो यूके में रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है जो कि 1853 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें 6.5 मिलियन स्पेसिमेंस प्रेजेंट हैं. इनको हम शीट्स कहते हैं क्योंकि हर शीट पर एक स्पेसिमेन होता है. इट डज़ नॉट मीन दैट दीज मैनी स्पीशीज़ आर प्रेजेंट, क्योंकि एक स्पीशीज़ के कई तरह के स्पेसिमेन प्रेजेंट हो सकते हैं. तो हम ये कहेंगे कि देर आर 6.5 मिलियन स्पेसिमेन विच आर प्रेजेंट, एंड दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हर्बेरिया. देन देर इज अ botanical institute in Leningrad which was established in 1823, even older than this botanical garden of the UK, and it has around 5 million specimens. Then there are a couple of botanical gardens in United States. US National Museum in Washington, which was established in 1761, has got 3 million specimens. Arboretum in Boston, which was established in 1842, and this has got around 700,000, यानी कि 7 लाख स्पेसिमेन यहाँ पर प्रेजेंट हैं. एंड देन एडिनबरा में एक रॉयल बोटेनिकल गार्डन है जो 1872 में इस्टेब्लिश हुआ था, that has got around 2.5 million specimens. So these will encompass the top 5 botanical gardens and herbaria of the world. If we now come to some examples from herbaria of India, अगर हम इंडिया के हर्बेरिया की बात करें, एंड बॉटनी स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूँगा कि एटलीस्ट आप जब तक ये बॉटनी सेमेस्टर्स कवर कर रहे हैं और आपको घूमने का मौका मिलता है, इफ़ यू गेट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम कॉलेज और एट पर्सनल लेवल, यू मस्ट विजिट दीज प्लेसेस. आपको ये प्लेसेस देखने चाहिए. यू शुड गेट टू नो दैट व्हाट इज़ देयर इन अ हर्बेरिया, so that what we are discussing in this lecture can also be seen practically by you. That will help you to improve your knowledge. So these 4 places और भी हैं, लेकिन ये 4 की इंस्टीट्यूट्स हैं, की हर्बेरिया हैं इंडिया के, जिनमें से जो सबसे पुराना है और सबसे बड़ा है, दैट इज़ सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इन कैलकाटा. नाउ इट्स कोलकाता.
It was established in 1793 and has got around 2.5 million different specimens. इतने specimens यहाँ पर हैं. Then Forest Research Institute, which is in Dehradun, this has also a lot of other activities pertaining to conservation and management of forests. Botanical Survey of India in Coimbatore in Tamil Nadu. This is the second largest city of Tamil Nadu. So it was established in 1874 and it has got around 2 lakh specimens. And Botanical Survey of India in Shillong, which was established in 1956, has got around 1 lakh different specimens. So a lot of varieties of plants from the northeast part of the country have been conserved here. इसके अलावा और भी कुछ छोटे parks हैं, botanical gardens हैं. It is not necessary that every botanical garden will have a herbaria there, but majority of them conserve plants in the form of herbaria. So that was all in this video. इस वीडियो में इतना ही. अगर हम रिकैप करें हमने इस वीडियो में क्या देखा, तो हर्बेरिया की डेफिनेशन के बारे में हमने देखा, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की बात की और हमने एम्फसाइज किया कि हर्बेरिया की इंपॉर्टेंस क्या होती है. आई थिंक बाय नाउ यू हैव अंडरस्टूड कि हर्बेरिया एक बॉटनी के स्टूडेंट के लिए, बॉटनी के स्कॉलर के लिए कितना ज़रूरी होता है. साथ ही साथ हमने हर्बेरिया कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या डिटेल्स फीड किए जाते हैं, क्या डिटेल्स रखे जाते हैं, उनकी बात की और कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स देखे जो कि आपकी जनरल नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट हैं. आई होप यू वुड हैव एंजॉयड दीज वीडियोज़. अगर आप इस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो एस चांद पब्लिशिंग की इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं. एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपी ऑफ दीज बुक्स, यू कैन गो डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स and find link for ebooks. So if you are enjoying these videos, do press like, share and subscribe button, and you can press bell icon for regular updates on your device. Thank you for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.